क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या दे रखा है। किसी सैंपल में दो रेडियो एक्टिव नाभिक पी और क्यू, यानी दो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है पी और क्यू, क्षयित होकर यानी डी के होकर एक स्थायी नाभिक आर में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी आर जो है हमारे पास में वो स्टेबल न्यूक्लियस है जिसमें ये कन्वर्ट हो रहे हैं। किसी समय टी बराबर 0 पर यानी स्टार्टिंग में पी में नाभिकों की संख्या 4 एन नॉट थी और क्यू में नाभिकों की संख्या एन नॉट है। आर में परिवर्तित होने के लिए यानी पी और क्यू जब आर में कन्वर्ट होंगे तो पी की हाफ लाइफ दे रखी है 1 मिनट और क्यू की हाफ लाइफ दे रखी है 2 मिनट। प्रारंभ में सैंपल में आर का एक भी नाभिक उपस्थित नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर में पी और क्यू अनस्टेबल थे। ठीक है, जब किसी सैंपल में पी और क्यू के नाभिकों की संख्या बराबर है तब उसमें आर के नाभिकों की संख्या कितनी हो। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है। तो आप लोगों को यह कह रहा है, इस लाइन को पकड़िए, पी और क्यू के नाभिकों की संख्या बराबर है। तो सबसे पहले ये देखिए, स्टार्टिंग के अंदर में पी में नाभिकों की संख्या थी 4 एन नॉट और क्यू में नाभिकों की संख्या थी एन नॉट। तो सबसे पहले हमें यह निकालना है कि कितने समय में दोनों के नाभिक जो हैं एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कितना टाइम लगेगा दोनों के न्यूक्लियस को एक दूसरे के बराबर होने में। तो देखिए, इसको हम अलग स्लाइड के ऊपर में करेंगे। सबसे पहली चीज हमें यह कैलकुलेट करना है कितने समय बाद दोनों के नाभिक एक दूसरे के बराबर होंगे। हम ये कह सकते हैं एन पी इक्वल्स टू एन क्यू। इसके लिए हमें टी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन। ये ट्रिक बता रखी है आपको। अब यहां पर एन क्या है इसमें, तो हम कहते हैं टोटल टाइम जो होता है इसको हम लिखते हैं इंटू टी, यानी कितना समय लगा विघटित होने में, एन अर्धाइयों की संख्या इंटू अर्धायु हाफ लाइफ। तो यहां से एन की वैल्यू अगर मैं एलिमिनेट करूं तो क्वांटिटी आएगी। अब इस वैल्यू को यहां रखेंगे, मैं ट्रिक बना रहा हूं इसमें, तो आप ऐसे लिख सकते हो एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू 1/2 की पावर, ये बन जाएगा आपके पास में स्मॉल टी अपॉन कैपिटल। अब देखिए एन नॉट को यहां शिफ्ट करो तो आप कहोगे एन इज इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर टी अपॉन टी। ये ट्रिक बनी हमारे पास में। एन का मतलब है कि शेष बचे नाभिकों की संख्या और एन नॉट हमारे पास में क्या, प्रारंभ में कितने नाभिक उपस्थित थे। कैपिटल टी का मतलब है अर्धायु और स्मॉल टी का मतलब है टोटल टाइम कितना लगा। अब इसी ट्रिक को हम इस पी और क्यू दोनों के लिए यूज करेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास में क्या लिखा हुआ पी, तो पी के लिए एन नॉट का मान कितना है, एन नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रारंभ में नाभिकों की संख्या कितनी थी हमारे पास में 4 एन नॉट, और क्यू के लिए कितनी थी आपके पास में एन नॉट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर 4 एन नॉट अपॉन 2 की पावर स्मॉल टी अपॉन, अब कैपिटल टी है अर्धायु। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पी वाला सैंपल जो हमारे पास में है, पी वाला जो सैंपल हमारे पास में है इसकी अर्धायु 1 मिनट है और क्यू की है 2 मिनट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर हो जाएगा 1 मिनट इक्वल्स टू करके एन क्यू जो सैंपल हमारे पास में है, स्टार्टिंग में नाभिकों की संख्या एन नॉट है अपॉन 2 की पावर टी अपॉन अर्धायु कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट हो गया। आप एक काम कर सकते हैं, इस नंबर को उठा के यहां शिफ्ट करें, क्या बन जाएगा 4 इक्वल्स टू 2 की पावर टी अपॉन 2 की पावर टी बाय 2। अब इसको ऊपर शिफ्ट करें, 2 की पावर टी मल्टीप्लाई 2 की पावर टी अपॉन 2। मैथमेटिक्स कहती है जब बेस सेम है तो, और देखिए यहां पर माइनस लगेगा, इसमें बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा आपके पास में 2 टी माइनस टी बाय 2 इक्वल्स टू 2 की पावर हो गई आपके पास में टी बाय 2। अब देखो लेफ्ट साइड में 4 लिखा हुआ, राइट साइड में ये है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इक्वल्स टू 2 की पावर, ये बन गया टी बाय 2। अब इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। मैथमेटिक्स कहती है जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। तो आपके पास में आया टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हुआ हमारे पास में 2, यानी टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, यानी 4 मिनट के पश्चात में दोनों के नाभिकों की संख्या एक दूसरे के बराबर है। तो ये तो हमने सिर्फ निकाला है कि कितने समय बाद दोनों के नाभिक एक दूसरे के बराबर हो गए। अब हम ये निकालेंगे
इस 4 मिनट के अंदर में कितने नाभिक क्षय हो गए इसके, यानी कितने न्यूक्लियस जो है वो डीके हो गए। तो देखिए उसकी सिंपल सी ट्रिक आपके पास बता रखी है मैंने। देखिए अब हम निकालेंगे कि 4 मिनट के पश्चात में पी और क्यू कितने नाभिक शेष बच गए हमारे पास। तो कितना बनेगा, देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एन पी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है एन नॉट अपॉन 2 की पावर, ये होता है हमारे पास टी अपॉन टी। तो देखिए एन नॉट का मतलब प्रारंभ में नाभिक, तो इसमें प्रारंभ में नाभिक के 4 एन नॉट अपॉन 2 की पावर, टी मतलब टोटल टाइम 4, इसकी हाफ लाइफ कितनी है 1, तो आप इसको लिख सकते हो 4 एन नॉट अपॉन करके 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 हो गया, ये आपके पास बना 4, यानी एन नॉट बाय कितना हुआ 4। तो आप कहोगे इतने नाभिक इसमें शेष बचे। अब सेम तरीके से हम बात करेंगे क्यू के लिए, इसी फॉर्मूले को हम क्यू के लिए लगाएंगे, एन नॉट अपॉन 2 की पावर टी अपॉन टी। तो मेरे प्यारे बच्चों एन नॉट मतलब है प्रारंभ में नाभिकों की संख्या इस क्यू वाले में, तो क्यू वाले में एन नॉट ही थी, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 2, टोटल टाइम 4 है और इसकी अर्धायु जो है वो 2 मिनट थी हमारे पास में, ये कट जाएगा इसमें 2, यानी एन नॉट अपॉन कितना आ गया आपके पास में 4। तो देखिए अब हम कहेंगे इतने नाभिक जो हैं इसमें शेष बच गए हमारे पास में। अब आप कहोगे कितने नाभिक कन्वर्ट हुए आर के अंदर में, तो आर में जो कन्वर्ट हुए हैं तो वो विघटित वाले हैं, आप ऐसे निकालोगे आर में कन्वर्ट होने वाले नाभिकों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 एन नॉट नाभिक प्रारंभ में पी में थे, कितने नाभिक शेष बच गए, तो विघटित कितने हुए, तो आप कहोगे 4 एन नॉट माइनस करके हो जाएगा एन नॉट अपॉन 4। ये तो है पी के जो नाभिक है वो विघटित हुए। और सेम तरीके से आप स्टार्टिंग के अंदर में क्यू के नाभिक लेकर आए थे एन नॉट और शेष बच गए एन नॉट अपॉन 4, तो विघटित कितने हो गए जो कन्वर्ट हो गए आपके पास में, तो आप लिखोगे प्लस करके, ये बन जाएगा आपके पास में एन नॉट माइनस एन नॉट अपॉन 4। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। आर में उपस्थित नाभिकों की संख्या, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15 एन नॉट अपॉन 4 प्लस करके ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 एन नॉट अपॉन 4, जोड़ दीजिए आपके पास में एलसीएम आ रहा है इसमें 4, 15 और 3 18 एन नॉट, काट लो इसको, ये 9 हो गया और ये 2 हो, तो आर में जो कन्वर्ट हुए वो हो गया हमारे पास में 9 एन नॉट अपॉन 2। अब 9 एन नॉट अपॉन 2 कौन सा ऑप्शन है ये आपको देखना है। तो देखिए 9 एन नॉट अपॉन 2 यानी 41 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 क्या दे रखा है, एक मिश्रण में क्रमशः 20 सेकंड तथा 10 सेकंड अर्धायु के दो रेडियो एक्टिव पदार्थ A1 और A2 है। पिछली बार P और Q दे रखे थे, यहां A1 और A2 इनकी हाफ लाइफ दे रखी, A1 वाले की हाफ लाइफ है 20 सेकंड, A2 की हाफ लाइफ है 10 सेकंड। ठीक है, प्रारंभ में मिश्रण में A1 और A2 की मात्राएं क्रमशः इतनी और इतनी थी। पिछली बार आपको नाभिकों की संख्या दे रखी है, इस बार मात्रा दे रखी। A1 की मात्रा कितनी है 40 ग्राम और A2 की मात्रा कितनी हमारे पास में 160 ग्राम। तो कितने समय पश्चात मिश्रण की दोनों मात्राएं एक दूसरे के समान हो जाएंगी। सेम क्वेश्चन है परंतु नाभिकों की संख्या की जगह यहां पर मात्राएं दे रखी है। पिछले क्वेश्चन से जो हमने ट्रिक बनाई थी उसको लिख देता हूं मैं। ये आपके पास में था n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर t अपॉन टी। अब देखिए आपको इस सवाल में नाभिकों की संख्या की जगह मात्रा दे रखी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो n जो है इसकी जगह मैं m लिख सकता हूं और n नॉट जो है इसकी जगह मैं लिख दूंगा m नॉट। तो मेरा फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हुआ, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 2 की पावर t अपॉन टी। अब ये दोनों की मात्राएं सेम बताने की बात कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मात्रा जो है A1 की और मात्रा जो हमारे पास में है A2 की वो सेम होनी चाहिए। इसी फॉर्मूले को दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाले की मात्रा आपके पास में 40 ग्राम, तो हमने लिख दिया 40 अपॉन 2 की पावर, अर्धायु कितनी है पहले वाले की 20 सेकेंड, तो आप लिखोगे t अपॉन 20 इक्वल्स टू दूसरे वाले की मात्रा कितनी है 160 ग्राम अपॉन 2 की पावर t अपॉन दूसरे वाले की अर्धायु कितनी है सेकंड दे रखी है। अब काटने का काम करेंगे 1 और ये बन गया हमारे पास 4, इसको शिफ्ट करो इस साइड में, तो क्या बनेगा 2 की पावर t अपॉन 10, 2 की पावर t अपॉन 20
इक्वल्स टू हुआ 4। सबसे पहला काम इसको ऊपर शिफ्ट करें, तो देखिए बेस सेम है, एक ऊपर एक नीचे, तो माइनस होगी पावर, 2 लिखा, t/10 माइनस t/20 इक्वल्स टू क्या बना आपके पास 4। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये आएगा आपके पास में कितना 20, ये हो गया 2t माइनस टी इज इक्वल्स टू 4। ये बना आपके पास में 2t/20 इक्वल्स टू 4 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, t/20 इज इक्वल्स टू, ये बना आपके पास 2, तो t इज इक्वल्स टू हो गया 40 सेकेंड। यानी इसको टोटल सेम होने में जो समय लगा वो हमारे पास 40 सेकंड का। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है, देखिए 42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक चीजें। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, यानी 50 दिन के अंदर में वो आधा हो जाता है। फिर कह रहा है इसके 2/3 भाग के क्षय होने में T2 समय लग रहा है, 1/3 भाग को क्षय होने में T1 समय लग रहा है, तो समय अंतराल T2 माइनस T1 कितना होगा। देखो चालाक किस क्वेश्चन में हमेशा T1 पहले दिया जाता है, जानबूझ के इसने T2 पहले दिया ताकि बच्चा मिस्टेक करे। अब देखिए हमने मान लिया पहले इसकी मात्रा थी n0, T2 टाइम के अंदर में इसका 2/3 भाग लॉस हो गया, तो सबसे पहले निकालेंगे शेष कितना बचा। तो हम कहेंगे देखिए सबसे पहला काम हमारे पास में T2 समय में शेष मात्रा, इसकी शेष मात्रा यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना है, तो आप कहोगे n0 था पहले माइनस 2/3 भाग क्षय हो गया, 2/3 n0 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया आपके पास में n0/3। पहला काम हमारे पास। सेम तरीके से T1 समय में दूसरे वाले की बात करेंगे, T1 समय में शेष मात्रा रिमेनिंग अमाउंट कितना है, तो n0 आप पहले लेकर आए थे, माइनस करके हमारे पास में ये हो गया 1/3, माइनस हो जाएगा आपके पास में n0/3 इक्वल्स टू हो गया आपके पास में 2n0/3। अब देखो इंटरचेंज हो गया आपस के अंदर, आपको ये लगेगा ये तो T2 का है, T1 का है, जबकि ये T2 का है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, देखिए शेष मात्रा आपके पास में है, समय की बात कर रहा है, हाफ लाइफ आपको दे रखी है, इनमें आपको निकालनी है। तो अब देखते हैं रेडियो एक्टिव विघटन का जो फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये यूज करेंगे। अब देखिए n का मतलब है कि शेष बची मात्रा, तो T2 में शेष मात्रा इतनी बच रही है और T1 में इतनी, तो इस फॉर्मूले को एक बार T2 के लिए लगाएंगे, एक बार T1 के लिए। हम ऐसे लिख सकते हैं T2 के लिए अगर इसी फॉर्मूले को हम यूज करें तो क्या बन जाएगा आपके पास में, n की वैल्यू कितनी है n0/3, ये बन गया n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, आपके पास में हो गया T2। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेम तरीके से T1 के लिए यूज करते हैं, T1 के लिए अगर मैं इसी रूप में T1 लिखूं तो T1 की मात्रा आपके पास में कितनी बची है 2n0/3 इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू T1। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर दी, मैं यहां लिख देता हूं, देखो सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। जैसे डिवाइड करेंगे तो इसको ऊपर लिखूंगा, इसको नीचे लिखूंगा मैं। आप चाहे किसी को भी कहीं लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये हो गया आपके पास पहला, और दूसरा आपके पास में है n0/3 इक्वल्स टू। अब इस इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास में n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू T1, ये बनेगा n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू T2। n0 से n0 कट गया, n0 से n0 कट गया, 3 से 3 कट गया, लेफ्ट साइड में बचा 2। राइट साइड में देखिए इसको ऊपर शिफ्ट करो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो e की पावर लैम्डा बाहर निकाल दिया, ये बना हमारे पास में T2 माइनस T। अब देखिए अगर मान लो मैं इस e को एलिमिनेट करूं तो लॉग ले लूं दोनों साइड लॉग लूंगा तो e हट जाएगा, यहां लॉग आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं लॉग बेस E2 इक्वल्स टू, लॉग हट गया, लैम्डा हो गया आपके पास में, और ये है T2 माइनस T1। आपको T2 माइनस T1 निकालना, इसको नीचे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू लॉग बेस E2 अपॉन करके आए लैम्डा। अब
अब बच्चे को लगता है कि इसको सॉल्व कैसे करूंगा, जबकि आपको पता है कि ये जो आपके पास में फॉर्मूला दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। अर्धायु का फॉर्मूला ही तो है ये, तो इसका मतलब ये हाफ लाइफ हो गया। और हाफ लाइफ आपको कितनी देर की, 50 दिन। तो आप कहोगे इनके दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है हमारे पास में वो कितना होगा, 50 डेज का। तो 50 डेज देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। 43 का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या दे रखा है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ में प्रथम 2 सेकंड में एन बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तथा अगले 2 सेकंड में 0.5 एन। 0.5 एन का मतलब है n/2 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। तो उस नमूने की माध्य आयु कितनी होगी। देखिए कितनी चालाकी से क्वेश्चन दे रखा है। पहले 2 सेकंड में n निकले, अगले 2 सेकंड में n/2 निकले। तो आपको यह पता चल रहा है कि अगले 2 सेकंड में बीटा कण आधे हो गए। अगले 2 सेकंड में बीटा कण आधे हो गए तो आधे होने की संख्या को अर्धायु कहते हैं। तो इस सवाल के हिसाब से डायरेक्ट चीज हमारे पास में निकली कि भैया n से n/2 होने में जो समय लगता है इसी को तो अर्धायु कहते हैं, इसी को हाफ लाइफ कहते हैं। और 2 सेकंड में आधे हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास में कितनी हुई, 2 सेकंड हो गई। अब आपको क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ नहीं पूछ रहा है, मीन लाइफ पूछ रहा है, अर्धायु कितनी होगी। इसमें आपको यह पूछ रहा है। अब देखिए सवाल में आपको पूछ रहा है कि माध्य आयु कितनी होगी, एवरेज लाइफ। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि माध्य आयु जो होती है, माध्य आयु, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय log बेस E2। ये फॉर्मूला होता है आपके पास में। और log बेस E2 जो आपके पास में है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.693 आता है। अब किस रूप में मांग रहा है ये, तो देखिए ऑप्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, log बेस E2 ये दे रखा आपके पास। देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, नेचुरल लॉग करके 2 लिख सकते हैं। हम ये कहेंगे कि इस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हाफ लाइफ आपके पास 2 सेकंड है डिवाइडेड बाय ये बन गया नेचुरल log 2। ये आपके पास में इसकी माध्य आयु होगी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 44 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या दे रखा है, 2 रेडियो सक्रिय पदार्थ X1 और X2 के क्षय नियतांक क्रमशः इतने और इतने हैं। यानी इनके जो क्षय नियतांक है, क्षयांक कहते हैं जिसको डी की कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। यदि प्रारंभ में इनके नाभिकों की संख्या समान है, स्टार्टिंग में दोनों के नाभिकों की संख्या समान है, तो X1 के नाभिकों की संख्या का X2 के नाभिकों की संख्या कितने समय पश्चात 1/e हो जाएगी। क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है। जिस टाइम में X1 के नाभिकों की संख्या X2 के नाभिकों की संख्या के साथ 1/e हो जाए। यानी आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि n1/n2 जो है इसकी वैल्यू मेरे पास में 1/e। अब देखिए कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें पता नहीं चलता है कि n का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में आपको देखो क्षय नियतांक दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, तो जनरल इक्वेशन जो है वही यूज करेंगे। n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब ये चीज आपको इनके लिए लगाना है। तो n1 के लिए फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास में n0, और ये साथ में कह रहा है प्रारंभ में नाभिकों की संख्या सेम थी तो n0 दोनों में सेम आएगा। e की पावर माइनस पहले वाले का लैम्डा कितना आपके पास 6 लैम्डा इंटू टी हो गया, होल डिवाइडेड बाय दूसरे में भी नाभिकों की संख्या सेम थी, माइनस इसका क्षय नियतांक है 3 लैम्डा इंटू टी इक्वल्स टू 1/e है। अब इसको सॉल्व करके आपको टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा, e की पावर माइनस 6 लैम्डा टी प्लस करके 3 लैम्डा टी इक्वल्स टू 1/e हुआ। इसको सॉल्व करें, e की पावर माइनस 3 लैम्डा टी इज इक्वल्स टू 1/e। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/e को, e की पावर -1। बेस अगर सेम है तो पावर सेम हो जाएगी आपके पास, तो आप ऐसे लिखोगे -3 लैम्डा टी इज इक्वल्स टू -1, हट गया आपस में, t इज इक्वल्स टू आपके पास आया 1/3 लैम्डा। यानी 1/3 लैम्डा टाइम के बाद में ये दोनों जो हैं इसमें ऐसा गणित बैठेगा कि x1 के नाभिकों की संख्या x2 के नाभिकों की संख्या का 1/e हो जाएगी।
अब ये ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है। 45 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किसी रेडियो एक्टिव, कोई भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक एक्स की हाफ लाइफ दे रखी है 20 वर्ष, ठीक है। विघटित होकर यह वाई तत्व के में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, जो स्थायी है। किसी चट्टान में एक्स और वाई का अनुपात 1:7 में पाया जाता है, तो चट्टान की अनुमानित आयु कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखा, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी चट्टान की, किसी रॉक की, किसी मूर्ति जो है उसकी आयु कैलकुलेट की जाती है। तो आपके लिए पास गोल्डन चांस है, इस क्वेश्चन को देख के आप ये पता लगा सकते हो कि कार्बन डेटिंग पद्धति से कैसे हम किसी की अर्धायु याद करते हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, सबसे पहले उसको समझेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्स जो है उसकी हाफ लाइफ आपके पास में कितनी है, 20 है। तो टी इज इक्वल्स टू आपके पास में दे रखा है 20 ईयर्स, 20 वर्ष दे रखा है। साथ में देखिए विघटित होकर ये वाई में बन जाता है, और जो स्थायी है तो वाई जो है वो तो स्टेबल है, वो आगे विघटित नहीं होगा। किसी चट्टान में एक्स और वाई का रेशियो 1:7 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स के नाभिकों की संख्या और वाई के नाभिकों की संख्या का रेशियो आपके पास में कितना दे रखा है, 1/7। यानी एक्स का तो अगर एक नाभिक मिलेगा, वाई के 7 नाभिक मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें चेंज करना है किसके रूप में, और साथ में क्या पूछ रहा है, चट्टान की अनुमानित आयु टी निकालना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई थी उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिएगा, nx अपॉन ny प्लस nx 1/7+1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब बच्चा कहे सर इसको ऐसा क्यों लिखा, nx और ny को जोड़ने से मुझे स्टार्टिंग में टोटल नाभिकों की संख्या पता चल जाएगी। तो इसको ऐसे लिखें, तो nx डिवाइडेड बाय ये बन गया मेरे पास n0। n0 का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में कितने नाभिक उपस्थित थे, इक्वल्स टू बन गया मेरे पास में 1 कितना 8। अब जरा इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में लिखा था मैंने n इक्वल्स टू n0 अपॉन 2 की पावर, यहां था t अपॉन t, लिख सकता हूं इसमें। n क्या है मेरे पास, शेष बचे नाभिकों की संख्या। n0 क्या है, स्टार्टिंग में कितने नाभिक थे। अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूं, ये ट्रिक है मेरे पास, इसको मैं यहां शिफ्ट करूं तो ऐसे लिख सकता हूं nx इक्वल्स टू n0 अपॉन 8 लिखा जा सकता है। अब इसी इक्वेशन को इसके साथ मैच करो, nx की वैल्यू ये रही, n0 की वैल्यू ये रही, 8 की वैल्यू ये रही। इन दोनों को अगर मैं मैच करता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, n0 अपॉन 2 t अपॉन टी इक्वल्स टू n0 अपॉन कितना बना 8, कट गया आपस के अंदर में। इनको ऐसे लिखा सकता है 2t अपॉन टी इज इक्वल्स टू 8, 2t अपॉन टी इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 लिख दिया आपने, ये कट गया इसमें। t अपॉन टी इज इक्वल्स टू 3, तो टोटल टाइम जो है अर्धायु का 3 गुना होगा हमारे पास। अब हाफ लाइफ कितनी 20 वर्ष दे रखी है, तो आप लिखोगे इसमें ये हाफ लाइफ आपके पास में, तो ये बन जाएगा देखिए 3 इंटू 20 ईयर्स, ये बन गया 60 वर्ष। यानी जो चट्टान पाई गई उसका जो टोटल लाइफ है वो 60 वर्ष की थी। सिंपल सी चीज है, आपको ट्रिक लगानी है, पहले ये पता करना है कि स्टार्टिंग में टोटल नाभिक कितने। अब जरा देखिए 46 का करेक्ट आंसर हमारे पास में है सी ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऋणात्मक बीटा क्षय में इन नेगेटिव बीटा डीके जो है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है। एक सिंपल सी चीज देखिए, अगर मैं बात करता हूं बीटा डीके, बीटा डीके जिसको आप कह सकते हो बीटा क्षय। अब बीटा क्षय दो प्रकार का होता है, पहला होता है हमारे पास में नेगेटिव, और दूसरा होता है आपके पास में पॉजिटिव। पॉजिटिव, अब नेगेटिव बीटा क्षय में और पॉजिटिव बीटा क्षय में क्या होता है, नेगेटिव बीटा क्षय के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अब नेगेटिव बीटा क्षय में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन। और पॉजिटिव बीटा क्षय में क्या होता है, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आपस में रूपांतरित होना बीटा क्षय कहलाता है।
अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज नेगेटिव बीटा डीके, और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको पॉजिटिव बीटा डीके कहेंगे। अब सवाल में पूछ रहा है नेगेटिव की, तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में क्या रिलीज होता है? सिंपल सी चीज, न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो साथ में मेरे प्यारे बच्चों एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और साथ के अंदर में एक रिलीज करेगा हमारे पास में एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। अब एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी पार्टिकल फिजिक्स जो है उसमें आपको चीज दे रखी है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इसको नेगेटिव बीटा क्षय कहते हैं। इससे रिलीज होने वाले दो पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन। अब ढूंढ लीजिए कौन सा है। अब पहला ही ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो 47 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या दे रखा है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक एक्स की अर्धायु इतनी है, हाफ लाइफ, यह क्षय होकर वाई में रूपांतरित हो जाता है जो स्थायी है। किसी गुफा में एक चट्टान एक्स तथा वाई का अनुपात 1:7 पाया जाता है, तो इस चट्टान की अर्धायु कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था पर उसमें कुछ आंकड़े डिफरेंट थे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गोल्डन चांस है आपके पास उसी क्वेश्चन को वापस समझने का। तो हमारे पास एक्स और वाई दे रखा है, ऐसे लिख सकते हैं nx अपॉन एन वाई इज इक्वल्स टू 1/7 दे रखा है। तो पहले ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे, ऐसे लिख सकते हैं इसको nx अपॉन एन वाई प्लस nx इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस, तो ये बन जाएगा nx, और इन दोनों का जोड़ जो है प्रारंभ में नाभिकों की संख्या इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना हो गया 8 बन जाएगा। अब देखो इसको यहां शिफ्ट करो, nx इक्वल्स टू n नॉट अपॉन आपके पास में आ गया 8। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ऐसा लिखा जा सकता है n इक्वल्स टू n नॉट अपॉन 2 की पावर t अपॉन t लिखा जा सकता है। अब इसी को कंपेयर करूंगा मैं, nx का मतलब है शेष बचे नाभिकों की संख्या, तो राइट साइड वाली चीज इसके बराबर होगी, ये हो जाएगा n नॉट अपॉन 2 की पावर t अपॉन t, कट गया आपस के अंदर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 की पावर t अपॉन t इज इक्वल्स टू 8। 8 को 2 की घात 3 लिखा जा सकता है, कट गया आपस में, t इज इक्वल्स टू 3 इंटू टी। अब अर्धायु कितनी है ये दे रखी है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 1.410 की पावर 9 वर्ष। अब मल्टीप्लाई करो, नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4.2 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, यानी इतने समय पश्चात 1:7 रहेगा और उस चट्टान की जो आयु है 4.2 10 की पावर 9 वर्ष होगी। तो देखिए कौन सा है, 48 का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दे रखा है, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको ये कह रखा है कि जो फिल द ब्लैंक्स है यहां पर कौन सी चीज आएगी। तो देखिए सबसे पहले काम होता है बैलेंसिंग करते हैं। आपको पता है कि ऊपर एटॉमिक मास नंबर होता है और नीचे होता है एटॉमिक नंबर, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मैं अगर बात करता हूं द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या की बात करूं, मास नंबर की बात करूं, ऊपर वाला पार्ट देखिए लेफ्ट साइड में 235 प्लस 1, राइट साइड में 144 प्लस एक्स मान लेता हूं उसको मैं, एक्स की जगह ए मान लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्लस करके ये 3 हो गया आपके पास। अब यहां से सॉल्व करना है, 236 मैथमेटिक्स लग रही है, 147 प्लस करके ए हुआ, ए इज इक्वल्स टू 236 माइनस 147। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लमसम 89 के आसपास आएगा, 89 है। अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, पहला हो गया हमारे पास, दूसरा हो गया हमारे पास में परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, नीचे वालों को जोड़ेंगे 92 प्लस 0 इक्वल्स टू 56 प्लस एक्स प्लस करके हो गया 0, तो इसको यहां शिफ्ट करो, x इक्वल्स टू 92 माइनस 56, ये लमसम आपके पास आएगा 36। तो देखिए ऐसा कोई भी एलिमेंट बनेगा जिसमें द्रव्यमान संख्या 89 है और रोल नंबर इसका जो है परमाणु क्रमांक 36 है, ढूंढ लीजिए। 49 का करेक्ट आंसर देखिए बी ऑप्शन दिख रहा है इसमें,
और आपको पता है कि ये एलिमेंट है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो है उसमें 89 समस्थानिक है और 36। तो हम ये कह सकते हैं 49 का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। बेसिक कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन नंबर 50, एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा 3.555 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी? देखिए दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी कई बार बता चुका है कि इलेक्ट्रॉन जो है अब उसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो सिंपल सी चीज, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी m0c², जिसको हम कहते हैं विराम द्रव्यमान ऊर्जा, रेस्ट मास एनर्जी, वो होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर यहां आपको दे रखा मेगा में, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी आपके पास जो है, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी है 3.555 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी? सिंपल सी चीज है, टोटल एनर्जी में से उसकी रेस्ट मास एनर्जी माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल्स टू कितनी है? तो जो रेस्ट मास एनर्जी उसमें से माइनस करना है, 3.555 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको भी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं, 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना बन जाएगा आपके पास में? 3 पॉइंट, ये बन गया 0, ये बन गया 4 और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ऑप्शन में ढूंढना कौन सा है? 3.044, 3.045 राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हैं 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आपको यहां पर x बताना है, क्या चीज है? सिंपल सी चीज दोस्तों, दी गई इक्वेशन में x का मान होगा, तो इक्वेशन लिख देता हूं मैं 11 6, इससे बन रहा है एक बोरोन 11 5 प्लस, अब बीटा प्लस है आपके पास में, तो आप ऐसे लिख सकते हो बीटा 0 + 1 लिखा जा सकता है, प्लस करके x की बात कर रहा है, ये x क्या है? तो सिंपल सी चीज है, चार्ज से और मास से पता लगाएंगे। अब देखिए नीचे वाले ऊपर वाले नंबरों को देखें, तो 11 = 11 + 0 प्लस, यहां पर मैं a बोल देता हूं, a = क्या होगा? 0 बनेगा आपके पास में। नंबर सेकंड, अगर मैं रोल नंबर की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, तो लेफ्ट साइड में देखिए 6 है, राइट में है 5 + 1, प्लस करके आपने x कह दिया, x = भी क्या हुआ? 0 है। ऐसा पार्टिकल जिसकी द्रव्यमान संख्या भी 0 हो और जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो भी 0 हो, इसका मतलब इसको तो हम कहते हैं द्रव्यमान, मास कहा जाता है, और इसको चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। ऐसा पार्टिकल जिसका ना तो चार्ज है और ना ही आवेश है, वो कौन सा है? न्यूट्रॉन का मास होता है, चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन का चार्ज भी होता है, मास भी होता है। अब बचे हमारे पास एक न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो प्यारे बच्चों, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो होता है उसमें ना तो मास होता है ना चार्ज होता है, तो आप सिंपल सी चीज कह सकते हो एक्स जो आपके पास बना है ये क्या है? न्यूट्रिनो पार्टिकल। 51 का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्या दे रखा? किसी नाभिक की त्रिज्या r बराबर इतनी, जहां r0 उसका रेडियस इतना है, और तो बताइए, ये फर्मी में दे रखा है, तो बताइए बेरिलियम जो है 8, जिसका द्रव्यमान संख्या, नाभिक का आयतन लगभग कितना होगा? ए जो है इसका मास नंबर दे रखा है। सिंपल सी चीज है, अब आप लोगों को पता है, अगर मैं बेरिलियम 8 के लिए आयतन निकालने की बात करता हूं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो फॉर्मूला होगा मेरे पास 4/3 πr3। तो उसके लिए मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर जो है बेरिलियम का रेडियस है, और मेरे प्यारे बच्चों आर की वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन दे रखा है, आर = कितना है? r0 a⁻1/3। अब r0 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.3 फर्मी, और a जो है इसकी वैल्यू 8 दे रखी है। तो हम एक काम करेंगे, r = 1.3 10⁻⁻15 फर्मी को कन्वर्ट किया, a की वैल्यू है 8 पावर 1/3, तो r = 2 बन जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपके पास में 2.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अब ये वैल्यू एलिमिनेट करेंगे यहां पर, तो आयतन V इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2.6 10⁻⁻15 इस पूरे का क्यूब। तो दोस्तों ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आएगा, देखिए 7 के अंदर में सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 7.36 इंटू 10⁻⁻38 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो। अब इस ऑप्शन को ढूंढ लीजिए। लमसम देखिए 7 दे रखा है, 7.36 में इंटरेस्टेड नहीं, पावर आपके पास में ये आ रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी की वैल्यू लमसम 7 इंटू 10 की घात -38 सेंटीमीटर क्यूब। ये बना हमारे पास में। अब ढूंढ लीजिए कौन सा है। 52 का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रजनन रिएक्टर यानी आपके पास ब्रीडर रिएक्टर जो होता है, यूरेनियम 238 से कौन सा ईंधन प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यूरेनियम 238 जो है ये आपके पास में नेचुरल एलिमेंट है, प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल एलिमेंट है। अब इसे अगर मैं न्यूक्लियर ब्रीडर के अंदर में डालता हूं, यानी ब्रीडर रिएक्टर में डालता हूं, प्रजनन रिएक्टर में, तो इससे एक कृत्रिम तत्व बनता है जिसको हम कहते हैं प्लूटोनियम 239। तो सिंपल सी चीज कह सकते हो, यूरेनियम 238 से एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम, एक मैन मेड तत्व एलिमेंट बनाया जाता है जिसको प्लूटोनियम 239 कहा जाता है। तो प्रजनन रिएक्टर में अगर यूरेनियम 238 को यूज कर रहे हो तो इससे बनने वाला एलिमेंट जो होगा मैन मेड होगा, दैट इज प्लूटोनियम 239। 53 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बोरोन का इस्तेमाल परमाणु भट्टी में किया जाता है, यानी बोरोन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों देखिए, एक होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंट्रोल रॉड्स, नियंत्रक छड़े। नियंत्रक छड़ों के रूप में दो चीजें मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है, या तो बोरोन या आप इस्तेमाल करते हो कैडमियम। कैडमियम और बोरोन, इनमें से कोई भी न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में नियंत्रक छड़ों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बोरोन का इस्तेमाल देखो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, अल्फा कणों को अवशोषित करने के लिए, अभिक्रिया की गति बढ़ाने में, अभिक्रिया को बदलने के लिए। तो पहला आपके पास में काम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। 54 का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 55, नाभिकीय विखंडन की खोज सबसे पहले किसने की थी। 1938 से 1939 में तीन वैज्ञानिक थे, जिनमें से दो का नाम आपके पास दे रखा है, ऑटोहन और स्ट्रॉसमैन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानकारी दी थी। आधी अधूरी जानकारी थी, उसको अंडर प्रोसेस था। उसके बाद अमेरिका ने उसी को यूज करके हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट किया। 55 का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, आपसे पूछ रहा अच्छा न्यूट्रॉन मंदक कौन सा है। तो कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं वही मॉडरेटर कहलाती है हमारे पास मंदक, बोरोन और कैडमियम। अब बोरोन है नहीं इसमें, तो आप कहोगे 56 करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्या दे रखा है, एक्स एन अल्फा लिथियम 73 प्रदर्शित है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब कई बार बच्चे समझ नहीं पाते इसमें एक्स का मतलब क्या है। ये जो एन दे रखा है, अल्फा दे रखा है, मतलब क्या, ये आपको ऐसे दे रखा है एन अल्फा और लिथियम करके दे रखा है 3 और 7। इसका मतलब क्या है, ये तो आपके पास में एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट का मतलब होता अंतिम उत्पाद है। पहले नंबर का मतलब है कि जिससे टकराकर उत्पाद बना हुआ है, ये आपके पास में रिएक्टेंट जो है उसका एग्जाम्पल है। तो ये प्रारंभिक रूप में है, इनिशियल रूप में हो, प्रारंभिक अवस्था। अल्फा जो है ये सह उत्पाद है, सह उत्पाद है, यानी एंड प्रोडक्ट के साथ में डेवलप होने वाला एक और प्रोडक्ट है। हम ये कहेंगे कोई भी आपके पास में एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर ए हो गया और जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, इससे हमने पहले वाले पार्टिकल को टकराया तो न्यूट्रॉन है, तो 1 और 0 होगा। इससे आपके पास में एक तो बन रहा लिथियम 7 और 3, और एक बन रहा अल्फा। तो अल्फा आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, ऐसे।
अब इसमें x का पता लगाना, तो सिंपल सी चीज, ऊपर और नीचे बैलेंस कर दो। देखिए ऊपर में इक्वेशन बनाओ तो a+1 इक्वल्स टू 7+4 हो गया, ये होगा 11 और ये a इक्वल्स टू हो जाएगा 10 हमारे पास में। पहली चीज, नीचे वालों को बैलेंस करो, z+0 इक्वल्स टू 3+2, तो आप कहोगे z इज इक्वल्स टू 5। एक ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर द्रव्यमान संख्या 10 है। तो देखिए ऑप्शन में आपके पास सिंपल सी चीज बोरोन बनेगा इसमें, 10 और 5। तो 57 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है? न्यूक्लियर रिएक्शन का एक सिस्टम है जिसमें बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय विघटन की बात करते हैं इसमें। Mn, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या दे रखा है? Mn तथा Mp न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान है। तो एक तत्व जिसका नाभिक द्रव्यमान m है, यानी न्यूक्लियस जो बन रहा है उसका मास m है, n न्यूट्रॉन और z प्रोटॉन है, तो सही संबंध। सिंपल सी चीज देखिए, आप लोगों को पता है एक टॉपिक आता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, जिसको मास डिफेक्ट कहा जाता है, मास डिफेक्ट। द्रव्यमान क्षति क्या होता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रकाश के वेग से गति करते हुए एक दूसरे से इकट्ठे होते हैं, जिनको ग्लूऑन से जोड़ा जाता है, जिससे एक न्यूक्लियस बनता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संलयित होते दौरान में उनका द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे नाभिक बनता है। तो नाभिक का द्रव्यमान हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं नाभिक बन रहा है m हो गया, इसका मास हमेशा कम होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या n है आपके पास, तो n इंटू mn लिख सकते हैं, प्लस प्रोटॉनों की संख्या z है, यहां आप लिख सकते हो mp करके। अब ये रिलेशन आपको ढूंढना है ऑप्शन में कौन सा है। m लेस देन न्यूट्रॉन प्रोटॉन पहला हो सकता है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर होगा 58 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या दे रखा है? नाभिक के विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि, देखिए जब आपको पता है जैसे यूरेनियम 235 के टुकड़े होकर बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है, 7 पे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियर फिशन के अंदर में विखंडन में एनर्जी डेवलप क्यों होती है? सिंपल सी चीज, दो चीज होती है हमारे पास में। एक तो होता है जिसको हम कह सकते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई, जिसको आप कहते हो पिता नाभिक टूटने से पहले, और एक बनता है आपके पास में जिसको हम कह सकते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हो, डॉटर न्यूक्लियाई, जिसको आप कह सकते हो पुत्री नाभिक, पुत्री नाभिक भी कह सकते हो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, नाभ के विखंडन के दौरान एनर्जी रिलीज क्यों होती, एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती? एनर्जी रिलीज होने के लिए क्या है कि जो टुकड़े हो रहे हैं, पुत्री नाभिक है, इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, किससे? पेरेंट न्यूक्लियाई से। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना आपको इसमें। पहला कह रहा है कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, नहीं, ये बनता है बंधन ऊर्जा के दौरान में। नंबर सेकंड कह रहा है विघटित भागों की कुल बंधन ऊर्जा पैतृक नाभिक से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। विघटित भागों की कुल बंधन ऊर्जा पैतृक नाभों से कम होती है, कम हो गया, गलत। फिर कह रहा है विघटित भागों की कुल बंधन ऊर्जा पैतृक के तुल्य होती है, तुल्य होगी तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और कम होगी तो एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा होगी तो रिलीज होगी। तो आप ये कह सकते हो टूटने वाले जो टुकड़े होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल, उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो आप करेक्ट कह सकते हो 59 का सही आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। नेक्स्ट, परमाणु बम में ऊर्जा निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? सिंपल सी चीज, परमाणु बम जो है वो नाभ के विघटन, न्यूक्लियर फिशन जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। तो छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है दोस्तों।